हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में भी हम आज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो ट्रायंगल्स चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले ट्रायंगल्स के बारे में हम लोग ये जान जाते हैं, हमने पढ़ा भी है पीछे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है। कि जब तीन नॉन कोलिनियर लाइंस है ना, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो होते हैं उनको जो है एक स्ट्रेट लाइन से अगर मिलाया जाए तो जो फिगर बनता है वो क्या होता है, वो हमारा ट्रायंगल होता है। तीनों पॉइंट क्या होने चाहिए, नॉन कोलिनियर होने चाहिए, एक ही रेखा में एक ही लाइन में नहीं होने चाहिए। जैसे एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तीसरा पॉइंट सी है। ए को बी से मिला दिया, ए को सी से मिला दिया और बी को सी से मिला दिया, तो हमारा क्या बन गया, हमारा ट्रायंगल बन गया। ओके, तीन पॉइंट हमारे थे ए बी और सी, ए बी सी को मिलाने से ट्रायंगल बना है। तो इस ट्रायंगल में जो है 6 एलिमेंट होते हैं बच्चों। आप सभी को ये मालूम है कि किसी भी ट्रायंगल में कितने एलिमेंट होते हैं, 6 एलिमेंट होते हैं। पहला तो इसकी साइड, साइड ए बी, दूसरा साइड बी सी, 3 साइड होती हैं, तीसरा साइड ए सी, और 4 एंगल, तीन एंगल होते हैं। ठीक है, 3 एंगल होते हैं। 3 एंगल में कौन सा, पहला एंगल ए बी सी, दूसरा एंगल ए सी बी और तीसरा एंगल बी ए सी। तो कुल इसके 6 एलिमेंट्स हैं जो किसी भी ट्रायंगल की एनालिसिस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 3 साइड हैं और 3 एंगल हैं। ओके, तो सबसे पहले आइडिया क्या है कॉन्ग्रुएंसी का। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है बच्चों, तो कोई भी दो ज्योमेट्रिक फिगर है ना, जो कि एग्जैक्टली सेम साइज और सेम शेप के हों। ये दोनों चीज़ें होना बहुत महत्वपूर्ण है, साइज और शेप। दोनों की साइज और शेप जो है वो सेम होनी चाहिए। एक साधारण सी लेमैन भाषा में कहें तो अगर एक फिगर दूसरे फिगर को कंप्लीटली कवर करता है, एक फिगर दूसरे फिगर को क्या करता है, कंप्लीटली कवर करता है, तो हम कहेंगे कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। जैसे आपकी दोनों जो हथेलियाँ हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि वह एक दूसरे को कवर करती हैं। ऐसे ही एक ही बैंक के 2 ATM कार्ड ले लिए जाएं, तो एक ही बैंक के अगर एक ही सेम बैंक के जो ATM कार्ड हैं उनका जो फिगर है ना, रेक्टेंगल टाइप का, वो एक दूसरे को पूरी तरह से क्या करेगा, कवर करेगा, तो वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो शेप में और साइज में जो भी दो फिगर हों, अगर वो एकदम सेम है, एग्जैक्टली सेम है, शेप भी सेम होनी चाहिए, साइज भी। देखो 2 फैक्टर है, शेप और साइज, है ना। शेप तो होना ही चाहिए वैसा, साइज भी वही होनी चाहिए, तब जाकर के जो है आपका वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, है ना। यहीं पर एक टॉपिक आता है कि जब हमारा केवल शेप सेम हो और साइज सेम ना हो तो वो सिमिलरिटी हो जाता है, वो सिमिलर हो जाते हैं। ऐसा हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेवल यानी 10th में। ठीक है, तो अभी हमको कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ना है। ओके, अब सवाल उठता है भाई कि ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी की तो बातें कर ली कि ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, बहुत सारे सवाल दिमाग में पैदा होंगे, तो हम कैसे जानेंगे, है ना। ये हमको क्या आवश्यक हो गया, क्या क्या चीज़ें हमको जानकारी के लिए चाहिए होंगी, किन चीज़ों की आवश्यकता होगी कि हम जान पाएँ कि 2 ट्रायंगल दिए गए जो हैं वो आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे होगा उसके लिए देखो, ठीक है। तो 6 पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, यहाँ पर बच्चों एक टर्म मैंने लिया है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण टर्म है, कौन किसके करेस्पॉन्डिंग है, तो जो जिसके इक्वल होता है वो उसके करेस्पॉन्डिंग होता है। जो जिसके इक्वल, किसी भी ट्रायंगल में जो जिसके इक्वल होता है वहीं उसके करेस्पॉन्डिंग होता है, जो एंगल जिसके इक्वल होता है वहीं उसके करेस्पॉन्डिंग होता है। या यूँ कह लें दूसरी भाषा में कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सारे एंगल इक्वल हैं तो वह
कॉन्ग्रुएंट होगा, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे चीज़ें दिमाग में आएंगी कि साइड इक्वल हो जाएगा तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा क्या, एंगल इक्वल हो जाएगा तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा क्या, कितनी साइडें इक्वल हो जाएंगी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ठीक है, तो कैसे हम जो है देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी कैसे चल रही है या कॉन्ग्रुएंसी को कैसे दिखाया जा सकता है कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो सबसे पहली बात कि कोई भी ट्रायंगल एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट तो इतना ही है कि कोई भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर उनकी 6 एलिमेंट अभी पीछे हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, 3 साइड थी और 3 एंगल, 6 एलिमेंट और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ना, जो एक दूसरे के करेस्पॉन्डिंग हो, इक्वल हों, दोनों ट्रायंगल के 6 एलिमेंट इक्वल हों। जैसे दो ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ABC है ना, एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है, और एक ट्रायंगल आपका क्या है, DEF है। तो ABC और DEF इन दोनों ट्रायंगल में आप देख रहे हो कि अगर AB बराबर किसके हो, DE के, ऊपर जो लाइन खींचा है वो आपकी साइड को दर्शाने के लिए होता है, आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। AB और ये जो बीच में से साइन बनाया है बच्चों, ये कॉन्ग्रुएंसी इक्वलिटी का है, ठीक है, इक्वलिटी और कॉन्ग्रुएंसी में थोड़ा सा ही फ़र्क है। इक्वलिटी का मतलब जो है जब वैल्यूज़ को हम इक्वल करते हैं, है ना, तो वैल्यूज़ जो होती हैं वो हमारी इक्वल होती हैं। जब हम शेप को इक्वल और सेम साइज़ का बताने जाते हैं तो वहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी का सिग्नेचर लगाते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि इक्वल के साथ ये एक टेढ़ा सा लाइन जो कॉन्ग्रुएंसी को दिखाता है, ठीक है। तो AB इक्वल है DE के। अब जब से कि साइड की हमने बात कर ली है तो हमने कॉन्ग्रुएंसी का साइन लगाया है ना, जब ऊपर साइड निशान बना दिया है तो हमने कॉन्ग्रुएंसी यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स की बात कर रहे हैं। तो BC इक्वल है EF के और AC इक्वल है DF के, ठीक है। इसी तरह से एंगल A, एंगल B और एंगल E, अगर ये सभी इक्वल हैं, सभी कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल होना, कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल होना, ठीक है, सेम होना, शेप साइज में पूरी तरह से सेम होना। तो ये 6 एलिमेंट, ये 6 के 6 एलिमेंट अगर आपके किसी दो ट्रायंगल के अगर इक्वल हो रहे हैं तो इसका मतलब कि वो ट्रायंगल क्या है, वो ट्रायंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर देखो इस तरह से हम दिखाते हैं, ट्रायंगल ABC हाँ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, इस तरह से बच्चों हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये जो बीच में लगा है वो कॉन्ग्रुएंट का साइन है। तो हमारा दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंसी हो जाती है। अब ये ध्यान देना बच्चों कि यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी दिखाने के लिए कभी कभी होता है क्या है, हाँ हम आगे भी डिस्कस करेंगे, एक बार हम सोच रहे हैं कि टॉपिक ही लेके आएंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी दिखाने के लिए कभी कभी बच्चे लिख देते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, अगर आपको ये डाटा दिया गया और आपने लिख दिया ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EFD, बहुत सारे बच्चे ऐसा लिख देते हैं, है ना, कन्फ्यूजन होता है कि भाई तो दोनों तो वही ट्रायंगल है कि नहीं है। ये EFD की बात कर रहे हैं तो हम इसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, हम ABC की बात कर रहे हैं तो इसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो बच्चों ये लिखना गलत होगा, ये जो मैंने अभी लिखा है नीचे ये लिखना गलत होगा। गलत इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर करेस्पॉन्डिंग टर्म बहुत महत्व रखता है। मैंने अभी कहा ना कि करेस्पॉन्डिंग टर्म अपना बहुत महत्व रखता है। अगर AB DE के इक्वल हो रहा है, देखो AB DE के इक्वल हो रहा है, यानी ये वाला पार्ट इसके इक्वल हुआ है, तो ये दोनों साइड जो हैं वो इक्वल हुई हैं। तो इसमें जो है A करेस्पॉन्डिंग है, करेस्पॉन्डिंग देखो ये सिंबल यूज करते हैं, आप बुक में देखोगे तो A करेस्पॉन्डिंग पॉइंट है किसके करेस्पॉन्डिंग पॉइंट है, AD के करेस्पॉन्डिंग पॉइंट हो रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इन दोनों से देखो AB DE के इक्वल है और AC DF के इक्वल है, यानी जब AC की बात कर रहे हैं तो वह किसके इक्वल हो जा रहा है, वो DF के इक्वल हो रहा है, यानी जो A पॉइंट की पोजीशन है वहीं D पॉइंट की पोजीशन है, ये ध्यान रखना है, जो A पॉइंट की पोजीशन है वहीं D पॉइंट की पोजीशन है, ठीक है। ये तो यानी A जो है वो D के क्या है, करेस्पॉन्डिंग है, ये यहाँ पर समझ में आ रहा है। दूसरा BCEF, देखो BCEF यानी BC जो है वो आपके क्या है, EF के इक्वल है, EF के, तो BCEF के इक्वल है, जबकि BA अभी देखा था हमने ABD के इक्वल है। इसका मतलब जो B पॉइंट है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, वो करस्पॉन्डिंग है आपके किसके, E के, B पॉइंट करस्पॉन्डिंग है E के, ओके। और उसी तरह से F पॉइंट जो है जो बचा, F पॉइंट आपका करस्पॉन्डिंग किसके हो जाएगा, F पॉइंट करस्पॉन्डिंग हो जाएगा आपका C के। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो अगर आपने लिख दिया कि
ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ डी। अगर इन्फॉर्मेशन आपके पास ये है और आपने ए बी सी करस्पॉन्डिंग टू ई एफ डी लिख दिया तो ये गलत है। ये क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि लिखने में आपने दिखा दिया है कि ए करस्पॉन्डिंग है ई के, ए करस्पॉन्डिंग है ई के, बी करस्पॉन्डिंग है एफ के। ये लिखने की मिस्टेक है बच्चों, बी करस्पॉन्डिंग है एफ के, जबकि आपके पास डाटा जो दिया गया है उस पर अगर देखा जाए, उस पर एनालिसिस किया जाए तो ए किसके करस्पॉन्डिंग था? ए करस्पॉन्डिंग था डी के, बी करस्पॉन्डिंग था ई के। तो इसीलिए जब भी हम लिखेंगे तो ए बी सी अगर लिख रहे हैं तो दूसरा ट्रायंगल का तो ए के लिए करस्पॉन्डिंग है डी, बी के लिए करस्पॉन्डिंग है क्या? ई, ठीक है। और एफ के लिए सी के लिए करस्पॉन्डिंग है, सी के लिए करस्पॉन्डिंग क्या है? एफ, तो सी के लिए करस्पॉन्डिंग है एफ। तो जब ट्रायंगल वही है लेकिन लिखने का ये जो तरीका है वो ये सही है, न कि ये। तो ये वाला पूरी तरह से गलत है जबकि ये वाला सही है। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना? हाँ, तो ये तरीका जो है वह पूरी तरह से गलत है और ये तरीका आपका सही है। तो एक बात तो क्लियर हो गई, करस्पॉन्डिंग है ना, करस्पॉन्डिंग वही पॉइंट्स होंगे जो कि साइड्स को सही सही इक्वल बता रहे हों। ठीक है, मतलब अब जो भी डाटा हमारे पास मौजूद है, ये जो डाटा आपके पास मौजूद है, इसके आधार पर जब करस्पॉन्डिंग दिखेंगे, देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल से भी दिख जाता है कि एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल है, जिसका मतलब पॉइंट ए पॉइंट डी के करस्पॉन्डिंग है। इस ट्रायंगल में पॉइंट ए पॉइंट डी के करस्पॉन्डिंग है। ये चीज़ें भी आपको दिखाई दे रही हैं। बी ई के इक्वल है ना, बी ई के, तो बी जो है वो किसके करस्पॉन्डिंग है? वो आपके ई के करस्पॉन्डिंग है। ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। तो हम जब भी कॉन्ग्रुएंसी को लिख के दर्शाने का प्रयास करेंगे, इस तरह से है ना, लिख के दिखाने के लिए जाएंगे तो हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि कौन किसके करस्पॉन्डिंग है और उसी क्रम में उसको लिखा जाएगा। ए के करस्पॉन्डिंग अगर डी है तो अगर ए पहले यहाँ लिखा है तो हम डी को पहले लिखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल ए बी सी ही आप लिख सकते हो, आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। जैसे इस तरह से, अगर आपने इसी टर्म को इस तरह से लिखा, कैसे? आपने इसको लिखा बी सी ए, ट्रायंगल बी सी ए, है ना, इसी डाटा के आधार पर, सेम डाटा के आधार पर अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी आपने लिखते समय अगर बी सी ए लिखा है तो आपको बी के करस्पॉन्डिंग कौन दिखाई दे रहा है इसमें? जी हाँ, बी के करस्पॉन्डिंग ई है तो आपको ई लिखना पड़ेगा, ई। और सी के करस्पॉन्डिंग कौन है? तो एफ, ई एफ। और इसके बाद ए आता है, ए के करस्पॉन्डिंग कौन है? तो डी। तो आप ये लिखेंगे और ये लिखने पर आपका सही होगा। यानी जब भी आप पहला ट्रायंगल लिख रहे हैं तो पहला ट्रायंगल में जो क्रम पॉइंट्स का है बी सी, उनके करस्पॉन्डिंग ऑर्डर ही जो है हमको यहाँ पर दूसरे ट्रायंगल के भी लेने पड़ेंगे। उनके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है वह उसी ऑर्डर में होगा जो कि पहले वाले का हमने लिख रखा है। ये भी सही है, ये भी सही है। ये दोनों बातें एक ही ट्रायंगल के लिए की जा रही हैं लेकिन लिखने का तरीका दोनों का सही है। ठीक है, लेकिन पिछली बार जो लिखा था वो गलत था। ये बात क्लियर है? दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं इसको, है ना, हम इसको सी बी ए भी लिख सकते हैं, सी बी ए। तो सी बी ए लिखेंगे तो एफ ई डी हो जाएगा हमारा सब कुछ। जैसे ही हम सी बी ए लिखेंगे तो दूसरा ट्रायंगल लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको क्या करना पड़ेगा? एफ ई और डी करना पड़ेगा। ठीक है, तब ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन यहाँ पर आएगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आगे हम लोग अगली स्लाइड पर चलते हैं। ओके बच्चों, अब सवाल ये उठता है कि भैया बार बार जब हमको ट्रायंगल प्रूफ करना रहेगा या दिखाना रहेगा या किसी ट्रायंगल को चेक करना है कि वो कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या हमको छौ को चेक करना पड़ेगा? बार बार हम छौ चेक करेंगे? हैं, सभी 6 हमको मालूम होने चाहिए तब हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे? तो हमारा जवाब होगा नहीं, हमको छौ की आवश्यकता नहीं है। अगर हमको कुछ ही मालूम है तो भी हम जो है पता कर सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है ना। तो उन कुछ में मैंने यहाँ पर 4 क्राइटेरिया अभी ली है, बाकी की क्राइटेरिया भी होती हैं, एक और क्राइटेरिया होती है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हमने 4 क्राइटेरिया ले ली है। क्राइटेरिया जब मैं कहता हूँ बच्चों, तो क्राइटेरिया का मतलब वो कंडीशंस हैं जिसके अंतर्गत जो है आपका दोनों ट्रायंगल है ना कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे और वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये सवाल था कि क्या हमको 6 कंपोनेंट को इक्वल दिखाना पड़ेगा, 6 की ज़रूरत है? तो हमारा जवाब है कि नहीं। तो इसलिए हमारे पास ये 4 आपको क्राइटेरिया दिखाई देगी। तो पहले क्राइटेरिया के बारे में चलिए स्टडी करते हैं।
तो पहली क्राइटेरिया है बच्चों साइड, साइड और साइड। ये जो एस 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 लिखा है इसका मतलब है साइड साइड साइड, ठीक है, साइड साइड और साइड। तो ये सिर्फ ये कहता है कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल है, अगर हमारे पास दो ट्रायंगल है और उन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल हैं, यानी ए बी किसके इक्वल हो गया है, डी ई के। तो ए बी इक्वल है किसके, डी ई के। बच्चों जरूरी नहीं है कि आप बार बार ये साइन लगाओगे दो साइड के बीच में, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, हम इक्वल भी लगा के चल सकते हैं। ए बी इक्वल टू डी, बी सी इक्वल टू ई एफ, साफ साफ लिखा गया है, ए सी इक्वल टू डी एफ, ठीक है। ये तीन साइडें हमारे पास बराबर हैं किसी भी ट्रायंगल में, अगर तीनों साइड आपस में इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट होगी, है ना। फिर गारंटी है कि उनका एंगल भी आपस में इक्वल होगा, नो डाउट कि उनका एंगल भी आपस में इक्वल होगा, तो 6 कंपोनेंट बराबर हो जाएंगे। तो केवल यहाँ पर हमको जरूरत कितने की पड़ी, 3 की पड़ी। कौन से 3 की, साइड की। साइड अगर दो ट्रायंगल हमारे पास हैं और उनके करस्पॉन्डिंग तीनों साइडें आपस में इक्वल हैं तो वो क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, 100% कॉन्ग्रुएंट होंगी, ठीक है, नो डाउट। और उसको हम कहेंगे किस क्राइटेरिया से, एस 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 क्राइटेरिया। जब भी हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करेंगे वहाँ पर उस केस में, जबकि हम कॉन्ग्रुएंसी को क्लेम कर रहे हैं किस बेसिस पर, कि उनका तीनों साइड आपस में इक्वल है, तो हम कहेंगे कि यह किस क्राइटेरिया से है, यह है एस 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 क्राइटेरिया से, ठीक है बच्चों, क्लियर है। और फिर जैसे ही वो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हम इसको इस तरह से दिखा देंगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ट्रायंगल के बीच में हम जब भी हम ट्रायंगल लिखेंगे तो वहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी का ही साइन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इक्वल लगा सकते हैं और इक्वल ही अक्सर हम यूज करेंगे, इसकी कोई ज़रूरत बहुत नहीं है, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये हमारी पहली क्राइटेरिया थी जिसका नाम था साइड 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 क्राइटेरिया, ओके। अब दूसरी क्राइटेरिया बच्चों आती है, दूसरी क्राइटेरिया आती है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। नाम से लग रहा है, नाम से ही देखो ट्रिक मिल जाता है कि दो साइड आपस में इक्वल होगा और एक एंगल इक्वल होगा, लेकिन दो साइड और एक एंगल तो इक्वल होगा, लेकिन अब देखो मैं बार बार दबाव डाल रहा हूँ तो ध्यान से आपको सुनना है कि जो एंगल होगा वो दोनों साइड के बीच में इंक्लूडेड होगा। ऐसा नहीं है कि दो साइड और कहीं का भी एंगल बराबर कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अभी फिलहाल इसके लिए जब हम एस ए एस क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे तो एस ए एस, तो दोनों साइड के बीच में एंगल होना चाहिए। देखो आपके पास ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में देखो ए बी डी ई के इक्वल है, दोनों ट्रायंगल में ए बी डी ई के इक्वल है, ए सी डी एफ के इक्वल है, दो साइड आपस में इक्वल हैं, ए बी डी ई के इक्वल है, ए सी डी एफ के इक्वल है, और उनके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है, कौन सा एंगल, एंगल ए और एंगल डी, है ना, एंगल ए और एंगल डी, उनके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है वो भी आपस में इक्वल है। तो ये ध्यान देना है, ये जो एंगल है देखिए यहाँ पर साफ साफ दिखाया गया है कि ये जो एंगल है वो क्या है, वह इंक्लूडेड है, उन दोनों के बीच में है, उन दोनों साइडों के बीच में होना चाहिए, है ना। जब हम किस क्राइटेरिया की बात करेंगे, एस ए एस क्राइटेरिया की बात करेंगे तो अगर ऐसा हो रहा है, दो साइडें किसी भी दो ट्रायंगल में दो साइडें और उनके बीच के एंगल आपस में इक्वल हैं तो वह भी कॉन्ग्रुएंट में हो जाएगा, वह भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और उसको हम देखेंगे कि वह ट्रायंगल ए बी सी, है ना, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ हो जाएगा, उसको हम इस तरह से लिख देंगे। ओके बच्चों, क्लियर है ना। तो देखिए इंक्लूडेड एंगल पहचानने की बारी आ रही है, तो कौन से एंगल किसके इंक्लूडेड हैं, ये कुछ फिगर्स मैंने लिए हैं, तो वहाँ पर हमको पहचानना है कि दो साइडें और उनके बीच में इंक्लूडेड एंगल। तो जैसे ये दो साइड है आई जी और जी एस, तो इसके बीच में इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, आपका एंगल जी, एंगल जी आपका क्या है, इंक्लूडेड है ना। और जी आई और एच आई में इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल इंक्लूडेड है। यहाँ पर इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, एंगल एच जो है वो इंक्लूडेड है जब ये दो साइड की बात की जा रही है। जब ये दो साइड की बात की जाएगी तो ये वाला इंक्लूडेड होगा, जब ये दो साइड की बात की जाएगी तो ये वाला इंक्लूडेड, है ना, नो डाउट, क्लियर है। इंक्लूडेड एंगल क्या होगा, ओके। चलिए इंक्लूडेड एंगल का नाम पूछा जा रहा है बच्चों, नाम बताइए। तो वाई ई और ई एस के बीच में, तो वाई ई और ई एस
है ना। वाई ई और ई एस के बीच में कौन सा एंगल है, तो एंगल ई आपका इंक्लूडेड है। ई एस और वाई एस के बीच में, तो ई एस और वाई एस के बीच में कौन सा इंक्लूडेड एंगल है, तो वो एंगल एस है आपका, है ना। और वाई एस और वाई ई के बीच में कौन सा इंक्लूडेड एंगल है, तो एंगल वाई जो है वो आपका इंक्लूडेड है। ठीक है, इस तरह से इंक्लूडेड एंगल की पहचान हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो बाकी की क्राइटेरिया के बारे में हम लोग अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।